Hello everyone. Am I audible first of all? Tell me something. Am I audible and visible to everyone? Fine, fair enough. Okay. So first of all, welcome everyone and those who have been selected, congratulations to them. This is our 101 class for English essay writing. See, let me try my bilingual method. मैं आपको दोनों भी मैं समझाती हूँ, हिंदी as well as in English. See, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई सारी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं टू रेक्टिफाई अबाउट दिस इंग्लिश एसे राइटिंग. सेम सिनेरियो हिंदी में भी होता होगा, कई बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी. बट राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज, हम एक लैंग्वेज के जब बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं. किस किस पार्ट पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है और वहीं पे आपके जो मार्क्स हैं वो डाउनफॉल देखते हैं. सी, एज वी थिंक कि इंग्लिश राइटिंग और एसे राइटिंग इज़ वेरी सिंपल और वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दीज बोथ थाट्स आर इनकरेक्ट, टोटली इनकरेक्ट. ना ही बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे है और ना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप वो ना कर पाए. दैट्स वाई वी आर हेयर टू हेल्प यू. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी स्टूडेंट, कोई भी मुझे ये बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स आप स्पेसिफिकली फेस करते हैं वाइल यू आर राइटिंग एनी टाइप ऑफ एसे अबाउट एनी टॉपिक. क्या प्रॉब्लम्स आप सिंपली फेस करते हैं? जस्ट राइट इट डाउन द टेक्स्ट बॉक्स एंड सेंड इट टू मी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. क्विकली एवरीवन, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, रैंडम XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बस एक बार टेक्स्ट करके भेजिए, बिकॉज देन आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आई थॉट कि भाई बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एस्पिरेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है व्हाइल राइटिंग एनी टाइप ऑफ एन एसे राइटिंग. ओके, फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग वोकैब शॉर्टेज हो जाता है मैम. ओके, रिपीटिंग होता है. ठीक है. गुड आफ्टरनून मैम. आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, आई गेट पैनिक. फाइन, गुड. ये अच्छी बात है. आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे सो दैट वी कैन गेट टू, मतलब लाइक वी कैन डू अ होल प्रोसेस एंड गेट टू एन आंसर. ठीक है. ओके, फाइन. सी, जो मैंने सोचा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंटेंट अरेंज करने में भी प्रॉब्लम होता है. फाइन. ओके, कंटेंट अरेंज करने में प्रॉब्लम होता है. ओके. फाइन. एनीवन एल्स हु इज राइटिंग? थॉट्स को राइट नहीं कर पाते मैम प्रॉपरली. फाइन. ओके, दैट इज़ द वेरी बेसिक प्रॉब्लम जो बच्चा, जो एस्पिरेंट हमेशा फेस करता है, कि थॉट्स को हम अपने राइटिंग स्टाइल में लेके नहीं आ पाते. आज की जो क्लास है हमारी वो पूरी डिस्कशन बेस्ड है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट क्लास से जो है मैं कुछ आपको टिप्स एंड टैक्टिक्स एंड प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगी, जिससे आपकी ऐसे राइटिंग बहुत प्रॉपर हो जाएगी. आई विल मेक श्योर ऑफ दैट. ओके, ठीक है. चलिए, जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू. कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सोचा है कि जो आप फेस करते होंगे, कुछ आपने मुझे बताया है. जस्ट गिव मी अ मिनट. Yes. Is it visible to you? Is the slide visible to you, everyone? Okay, fine. चलिए, मैं बात करती हूँ आपसे सबसे पहले प्रॉब्लम्स की, जो कि भंडार है. लाइक दे आर इन अबंडेंस राइट नाउ. हर स्टूडेंट फेस करता है. इट इज़ अ क्वाइट कॉमन फेस. डरिए मत इस फेस से, वो क्लियर होगा. देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ नीट एंड टाइडीनेस की. भाई, नीट एंड टाइडनेस से क्या मतलब है ऐसे राइटिंग में? देखिए, होता क्या है, जब भी आप ऐसे लिखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा बैक गियर लगाते हैं, हम अपने स्कूलिंग टाइम पे जाते हैं, क्योंकि उसी समय हमने ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस की थी. उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया. अब क्या होता है कि जो ऐसे राइटिंग था उस टाइम पे, उसकी डिमांड्स अलग थी स्टूडेंट्स. उसकी डिमांड्स कुछ और थी, और आज जो आप ऐसे लिखने जा रहे हैं फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ टोटली एंटायरली डिफरेंट. क्योंकि देखिए,
हम आरजीएस की बात कर रहे हैं इस समय, और आरजीएस में अगर हमने देखा कि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है तो ऑलरेडी उन्होंने आपकी नॉलेज को चेक कर लिया है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई कि भाई नॉलेज चेक हो चुकी है आपकी कि आप नॉलेजेबल हैं, बट एट द सेम टाइम अब उन्हें क्या चेक करना है, अब उन्हें आपकी थॉट प्रोसेस चेक करनी है कि हाँ व्हाट इज़ योर थिंकिंग लेवल, भाई क्या लेवल है सोचने का आप सभी का। हम जब जहाँ पे हमें शुरुआत करनी चाहिए वहाँ अगर हम किसी चीज़ का अंत कर रहे हैं या उसको मिडिल में डाल रहे हैं, दैट मीन्स हमारे थॉट्स प्रॉपरली अरेंज ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसे की कुछ प्रॉब्लम्स में से एक है नीट एंड टाइटनेस। दैट मीन्स आपको जो आपने एक ऐसे का एक टॉपिक आपको मिला, आपने सबसे पहले उसका एक रफ फ्रेमवर्क बनाना होता है दिमाग के अंदर कि मेरे पास ये टॉपिक है और इसमें मैं 1 2 3 4 इतने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। भाई वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपका आइडिया रहेगा, आपकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स रहेंगी, बट एट द सेम टाइम अगर वो रफ फ्रेमवर्क आपके ब्रेन में नहीं बना है तो मैं आपसे बोलूँगी स्टॉप राइट देयर, वहीं पे रुक जाइएगा, बिल्कुल भी आगे पेन मत उठाइएगा। सबसे पहले ब्रेन वर्क होना चाहिए किसी भी ऐसे राइटिंग में, बिकॉज ऐसे राइटिंग में आपके थॉट्स होते हैं, आपके व्यू पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, जो करेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं वो सब होते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको एक प्रिस्क्रिप्शंस भी देने पड़ते हैं, आपको एक एंड सजेशंस भी देने पड़ते हैं। तो भाई ये सारा फ्रेमवर्क जब तक ब्रेन में नहीं होगा आप उसको कॉपी में नोट डाउन कभी नहीं कर सकते, और जो स्टूडेंट ऐसा करता है वो कहीं ना कहीं हाफ से भी लोअर मार्क्स के अटेंशन रेंज में आ जाता है। फाइन। सो सबसे पहले अपने दिमाग में एक रफ फ्रेमवर्क बनाइए कि भाई आज मेरे ये टॉपिक मिला है या ये टॉपिक पे मुझे काम करना है, तो उस टॉपिक के अंदर मैं क्या इंक्लूड करने वाला हूँ, मेरे थॉट्स क्या क्या हैं, ठीक है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़रूरी नहीं है आप डालिए किसी भी ऐसे में, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ये कहूँगी मत डालिए जाइए, लेकिन हर पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए, क्लैरिटी से भरपूर होना चाहिए, और जो भी आप थॉट लिख रहे हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कॉन्टिन्यूशन में होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट दे शुड बी रेलेवेंट डियर, भाई उसका रेलेवेंस होना चाहिए। आपका टॉपिक कुछ और है और आपने रेलेवेंस किसी और चीज़ का दे दिया, थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू फ्लो चार्ट, थ्रू डायग्राम्स, वहीं पे आपने मिस्टेक कर दी, क्योंकि जो चेकर है वो इसलिए नहीं है वहाँ पे आपके लिए कि वो रेलेवेंस खुद ढूंढेगा, भाई आपका काम है सामने वाले को रेलेवेंट बनाना, ठीक है। सो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट आप यूज़ करें, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेलेवेंस। नेक्स्ट, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे कहा कि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स डालिए, मगर बुलेट पॉइंट्स बनाइए, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट पैराग्राफ लिखिए, बट इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड प्रिसाइज, बिल्कुल सही सटीक होना चाहिए। बच्चों ने कहा कि मैम वोकैब की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मैम वोकैब नहीं है, तो देखिए उसके लिए आपका बेसिक फंडामेंटल क्या रहेगा, हमारा रीडिंग सेक्शन होना चाहिए, हमारा रीडिंग पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। सभी से कहा जाता है, एक कॉमन आपको वे बताया जाता है, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। बट अब न्यूज़पेपर्स में भी इतनी डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ इंग्लिश रहता है कि कई बार स्टूडेंट्स वो फेस करते हैं, मैम उतना तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या लिखेंगे, है ना। अपना डिफ़िकल्टी लेवल जानिए, ठीक है। आपको अगर गुड से बेटर पता है तो आपको थोड़ा सा आपको आइडिया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेस्ट की तरफ जाइए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करने का ऐसे में कोई लॉजिक नहीं है, व्हेन यू कैन नॉट रिलेट इट। अगर आपको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझा नहीं पा रहे हैं, क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को आपको अपने ऐसे में डालने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वोकैब अपने लेवल की रखिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाई प्रोफाइल वोकैब हो, नॉर्मल लेवल की वोकैब, मगर क्रिस्प एंड प्रिसाइज पॉइंट के साथ आप लिखेंगे, इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर, अपने आप वो रीडर पे इम्पैक्ट बना देगी। अगर आपका पॉइंट में क्लैरिटी है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने हाई प्रोफाइल वर्ड्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। बट एज़ पर योर सजेशन मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा वोकैब को बढ़ाने के लिए रीडिंग सेक्शन को बढ़ा दीजिए अपना, और जो वर्ड आपको लगता है कि मैम ये वर्ड मुझे अच्छा लगा, मुझे लिखना चाहिए, बट मुझे याद नहीं रहेगा एट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, भाई उस समय याद नहीं रहेगा, सही बात है, तो क्या कीजिए, उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। सबके पास गूगल है आज की डेट में, जस्ट यूज़ सम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसका कोई सिंपलेस्ट वर्जन भी होगा आपके पास, उसको याद रखिए, सो दैट अगर वो पॉइंट याद रहता है, वो वर्ड याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज उसका सब्स्टिट्यूट भी आप पुट करेंगे तो एक इम्पैक्ट बन जाएगा, एक इफेक्टिवनेस आपके ऐसे में आ जाएगी, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ फैक्ट, जब थॉट्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स तो ये याद रखिएगा, आप जो फैक्ट्स, आप जो बात लिखेंगे, जो थॉट लिखेंगे वो रिपीट होगा, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा आप चेंज करेंगे एंड थर्ड में सेम पॉइंट ऑफ व्यू आपका रिपीट हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है,
क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस टॉपिक की नॉलेज को एक्वायर करे बिना ही लिखना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है फॉर एसे राइटिंग रीडिंग इज़ अ मस्ट थिंग। भाई रीडिंग करना पड़ेगी, उसका आपको कोई लूप होल नहीं है कि मैं आपको कुछ घोल के नहीं पिला सकती, मगर एक बार आपने किसी टॉपिक के प्रति रीडिंग की आदत को डाल लिया, और एक नहीं है, ऐसे हज़ारों टॉपिक हैं, ठीक है। यही आप मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम एक टॉपिक की बात नहीं, मैम हज़ारों टॉपिक है, इतनी जल्दी कवर कैसे करेंगे। भाई कवर नहीं करना है, आपको रिलेशन देखना होता है, आपको ये देखना होता है कि मेजर थीम्स आजकल क्या चल रही हैं, किस मतलब अगर आरजेएस का पॉइंट ऑफ व्यू कहें तो हमारी मेजर थीम्स क्या क्या हैं। रोल ऑफ मीडिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हेल्थ केयर पे आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा का उनका मोस्ट प्रोमिसिंग टॉपिक रहता है, ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक आजकल टॉपिक्स मुझे कई देखने को मिले कि भाई जो राजस्थान का हैंडक्राफ्ट है, जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उन पे काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने देखे हैं पॉइंट ऑफ में। सोशल इश्यूज़ जो हम देखने को मतलब, लेकिन सोशल जो इश्यूज़ हैं वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है आज की डेट में, वो ऑल अराउंड ग्लोब से आपको देखने को मिलते हैं। फिलोसॉफिकल ऐसे ये आजकल थोड़ा सा स्टूडेंट को इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये मैंने देखा है कि इनको हम बाद में बिल्कुल टच करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये जो फिलोसॉफिकल एसेज हैं ये बच्चों को थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं, ना कर रहे हैं कि भाई मैम ये तो टॉपिक से बिल्कुल ही डिफरेंट चला जाता है, इतना सोचे कैसे हम लोग, वो भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। सो आजकल मेजर थीम्स ये चल रही हैं, आपको मेजर थीम से रिलेट करने वाली चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई मैम अगर जो थीम्स चल रही हैं और हमारे पास ऐसा टॉपिक आया है जो कि रिलेट कहीं ना कहीं हम अपने जो हमने पढ़ा है उससे रिलेट कर पाएँ, तभी उसको टॉपिक को आप एप्ट कीजिएगा। ऑप्शन सभी के पास होते हैं, ठीक है। नो क्रेडिबिलिटी, अब आपने कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया, ठीक है, आपने कहा कि भाई मैंने एक दो जगह ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ऐसे राइटिंग में मत इंक्लूड किया कीजिए। दिस इज़ माय वार्निंग टू यू ऑल कि भाई बिल्कुल हमें इंक्लूड नहीं करना है। जिस भी फैक्ट की क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिस भी फैक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत कमी लोगों के द्वारा या बहुत ही कमी लोगों ने इस चीज़ को फील किया होगा, उस फैक्ट को आप कभी भी या उस थॉट को आप कभी भी ऐसे राइटिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड मोस्ट फेमस प्रॉब्लम जो मैं चेकिंग करते वक्त बच्चों की देखती हूँ, स्टूडेंट्स की देखती हूँ, एस्पिरेंट्स के लिए को जज करते वक्त देखती हूँ, वो है टू मच ऑफ एग्जाम्पल्स। आपसे कहा गया भाई कि ऐसे लिखिए, आपने एक पैराग्राफ लिखा ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड यू मूव टुवर्ड्स द एंटायर मतलब मेन बॉडी ऑफ द आप बॉडी की तरफ गए ऐसे की, फिर आपने क्या किया, फिर आपने एग्जाम्पल्स डालना स्टार्ट कर दिया। सही बात है भाई, डालना पड़ेंगे टू शो द डाइवर्सिटी इन द ऐसे, आप डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डालेंगे। बट अब क्या होगा, आपने एग्जाम्पल्स दे दिए बट उनको अपने थॉट में क्लैरिफाई नहीं किया, समझाया नहीं। वहीं पे एक जो है रिलेवेंस का, वहीं पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि भाई एग्जाम्पल्स बहुत हैं बट एग्जाम्पल्स क्या है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है वो। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम्पल अगर डालते हैं तो वो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट योर्स। बट उसी एग्जाम्पल को अगर आप नेक्स्ट 3 to 4 लाइन्स में समझा देते हैं कि उस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है या क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है या उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तब वो एग्जाम्पल आपका हुआ, आपके ऐसे का हुआ। जस्ट राइटिंग डाउन द प्लेन एग्जाम्पल्स इज़ टोटली रॉन्ग। आपने इंटरनेशनल लेवल की, आपने ग्लोबल लेवल की एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल लिख दिए अपने ऐसे में, वो ऐसे नहीं रहा, वो आपने एक कोलाज बना दिया डिफरेंट राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का। किसी ने क्या कहा आपने वो डाल दिया, किसी ने क्या कहा आपने वो डाल दिया। अरे भाई आपने क्या कहा, आई गेस यही वो चाहते हैं जानना कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। नॉलेज उन्हें पता है आप में है, मगर थॉट प्रोसेस का किसी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स एंड इंक्लूडिंग योर्स कि भाई कंटेंट अरेंज करने में मैम प्रॉब्लम होती है। दैट्स बिकॉज यू हैव टू मैनी थाट्स टू एक्सप्लेन टू टू राइट डाउन इन द आंसर्स। भाई आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आप उनको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आप स्टार्टिंग में जो बोला, एक रफ फ्रेमवर्क। आप 5 मिनट लीजिए, कोई भी टॉपिक, अभी मैं आपसे बात करूँगी, टॉपिक का भी और भी डिस्कशन करूँगी। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 5 मिनट लीजिए, उसको सोचिए, सिर्फ सोचिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी आपसे। 5 मिनट्स तक सिर्फ रफ फ्रेमवर्क बनाइए उस टॉपिक का, उसके बाद ही आप उसको नोट डाउन कर पाएंगे, वरना भूल जाइए, ऐसा ही आप ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिखेंगे। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है अरेंज करना थॉट्स को, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा, थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। शुरुआत नहीं हो पाती
क्योंकि आपने अभी तक उसको एक बार भी लिख के नहीं देखा है। एक जो रफ फ्रेमवर्क है वो बनाया भी होगा तो शायद उसे नोट डाउन नहीं किया होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी। हमारी स्कूलिंग की जो प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी गॉन हो चुकी, भाई कोई अब लॉजिक नहीं रह गया उसका। बट अब जो प्रैक्टिस है दैट रिक्वायर्स कंटेंट, एंड कंटेंट के बाद क्या आएगा, आपकी जो एग्जाम्पल्स को आप क्लैरिफाई करेंगे ना वो आएगा, और उससे आप लास्ट में एक बहुत अच्छा रिजल्ट बना के देखेंगे। देखिए ऐसे के बारे में सबसे अच्छी बात ये कही जाती है, लेस इनपुट एंड हायर आउटपुट। क्यों भाई, हमें मार्क्स दे रहा है और उसमें हमारा इनपुट बहुत कम होता है। जस्ट प्रॉपर अरेंजमेंट एंड सेटअप के साथ अगर हम वर्क करते हैं तो इतना कम इनपुट में इतना अच्छा आंसर रिजल्ट आता है आपका कि आपको मतलब सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपको लॉ की नॉलेज है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आपने अपना पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। बट अब एट द सेम टाइम अब आप क्या कर रहे हो, अब उस थॉट प्रोसेस को आप चेंज कर रहे हो, किसमें, अपने राइटिंग सेक्शन में। लॉ की नॉलेज को भी आपको इसमें इंक्लूड करना है भाई, क्योंकि आपका सब पूरा फ्रेमवर्क ही वहीं का है, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को देखा, मैंने आपको और प्रॉब्लम्स बताई जो स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो है करते हैं, यूजुअली करते हैं, और अभी आप करेंगे। मेरे मना करने के बाद भी मैंने अभी जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ना, आप वो चीज़ करेंगे। बट यो मेरा काम होगा कि आपको इवेल्युएट करना और एक प्रॉपर फीडबैक देना। जब आप वो कर पाएंगे तभी एक प्रॉपर ऐसे राइटिंग के फॉर्म में आप आ पाएंगे। देखिए एसेस के बारे में अगर हम जब बात करते हैं तो कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक का आपका जो आप पूरा ऐसे जो लिख रहे हैं ना, उस ऐसे में आपका टॉपिक सेंटर्ड होना चाहिए। कई बार डिरेलमेंट देखने को मिलता है, वी डिरेल फ्रॉम द टॉपिक। दैट मीन्स हमने टॉपिक को स्टार्ट किया एंड देन वी स्टार्ट इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनिंग आवरसेल्फ, एंड sometime it happens, I don't know how, I don't know why, but it happens, we move or we shift from the topic and we start discussing other things. For example, अगर हम biasness of media की बात करें, मैंने एक टॉपिक लिया कि biasness of media and its effect on the democracy, ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक है biasness of media and its effect on the democracy। अब आपने पूरा स्टार्ट किया समझाना मुझे, ठीक है, बीच में आपने क्या किया, आपने एग्जाम्पल कोट किया ऑफ चाइना। भाई चाइना का आपने एग्जाम्पल कोट किया बिकॉज आपको लगा कि हाँ वहाँ मीडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि आपने सिर्फ एक पॉइंट देखा ना, आपने ये नहीं सोचा कि चाइना में डेमोक्रेसी है कहाँ। वहीं पे एक छोटी सी स्लाइट मिस्टेक ने आपका रिलेवेंस ही ख़त्म कर दिया टॉपिक का। ये मिस्टेक्स आप जब एग्जाम्पल भी लिखते हैं तो उसको प्रॉपर रिलेवेंस के साथ लिखना पड़ता है। हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत इफेक्ट दिख रहा है, भाई प्रॉपर फैक्ट चेक्स तो कीजिए अपने। एक गलती एंड यू आर आउट ऑफ द गेम, ठीक है। फिर जो आपने अरेंजमेंट ऑफ थॉट बोला वो सेकंड बेसिक होता है हमारा, दैट मीन्स फ्लो। इंट्रो से अगर हम चैप्टर को, एक टॉपिक को अपने को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेन बॉडी की तरफ आ रहे हैं, तो भाई ये हमारा फ्लो है। वहाँ पे आपने एग्जाम्पल राइटिंग, प्रिस्क्रिप्शंस, सब कुछ दिया। फिर आप जो है लास्ट में कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगर आपने इतना सब कुछ करने में कोई भी एक स्टेप जो है वो इंटरचेंज कर दिया, वहीं पे आपका फ्लो टूट जाता है और जो रीडर है वो बहुत जल्दी ही अपना इंटरेस्ट खो देता है जैसे ही आपने उसका फ्लो बिगाड़ा, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ कंटेंट की। भाई अगर हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं तो आप जो लिख रहे हैं, जो रिपीटेटिवनेस है जिसे हम कहते हैं कि रिपीटिशन होने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन तभी हो रहा है जब थॉट्स नहीं है क्योंकि हमने उसके बारे में स्टडी नहीं की है। आप डिफरेंट बुक्स से पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को सेटअप कर रहे होंगे, डिफरेंट जो लीगल जर्नल्स हैं उनको देख रहे होंगे, भाई आप अपना कंटेंट बना रहे होंगे, मगर उस कंटेंट को लिखते वक्त क्लैरिटी रखिए। जो थॉट लिखना है वो एक बार में एक ही आएगा, दो थॉट्स आप एक साथ कॉमा लगा के नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स की बात है कि भाई एक सेंटेंस चल रहा है जो कि एंटायर पैराग्राफ में एंड नहीं हो रहा है, आपने सेमी कॉलन, कॉमा, सारे पंक्चुएशन मार्क्स लगा डाले मगर सेंटेंस को एंड नहीं किया। एक बात को ध्यान रखिए, किसी भी ऐसे को लिखते वक्त आपको उसके कंटेंट को एंड करना है। किसी भी एक थॉट को आप हार्डली 1 2 3 लाइन से ज़्यादा आप टाइम ही नहीं दे सकते, स्पेस ही नहीं दे सकते किसी भी एक थॉट को। एक थॉट हार्डली 3 लाइन्स। हाँ, फिर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लैरिफाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि एक पैराग्राफ में आपने पूरा जो है एक ही थॉट मेंशन कर दिया है।
वहीं पर इंटरेस्ट जो है मोनोटोनस हो जाता है, लूज़ करने लगते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेप्थ में। भाई डेप्थ की बात वही एग्जाम्पल से रिलेट करती है कि भाई डेप्थ ऑफ द कंटेंट क्या होनी चाहिए। आपने एग्जाम्पल लिखी है, लेकिन उन ढेर सारे एग्जाम्पल्स में आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिस हो गया, वहीं एक हमारी मिस्टेक है। भाई डेप्थ ऑफ द कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई, क्योंकि आप मेन बॉडी जब बनाते हैं किसी भी ऐसे की, तो उसमें आप बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज़, जो करंट अपडेशन है वो सब इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें उसकी उसकी डेप्थ में पढ़ानी है। मगर साथ ही साथ में ये ध्यान रखिएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किसी पूरे ऐसे में खोना नहीं चाहिए। इट शुड बी योर्स ऐसे, नॉट समबडीज एल्स। भाई आपने किसी और की बेसिस को समझा दिया, वो गलत है। आपने उससे क्या समझा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लियर? ठीक है, तो हमने डेप्थ की बात की कि भाई डेप्थ का मतलब सिंपली है कि एग्जाम्पल्स लिखिए, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू लूज मत कीजिएगा हर एग्जाम्पल के बाद। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी की कंटेंट में। कंटेंट की डाइवर्सिटी क्या होती है, बताइए, किसी को कोई आइडिया हो तो। एक ऐसे हम लिख रहे हैं या एक आंसर ही चेक कर रहे हैं, तो उसमें डाइवर्सिटी क्या देखने को मिलेगी? एनीवन, एनी आइडिया? Facts, examples, diagram. Nope. Anyone else? Positive side, negative side. Could be like, हाँ कह सकते हैं। Anyone else? और एक बार कोशिश कीजिए। Something related to sides only. कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ आपको डाइवर्सिटी इन कंटेंट से क्या मिलने हैं। देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है, इसको लीव इट, फाइन। सो डाइवर्सिटी इन कंटेंट से हमारा मतलब होता है किसी भी टॉपिक का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अपडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ आर मीनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है आपने उस टॉपिक को हर एंगल से समझा दिया, उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा दिया कि भाई क्या रिलेवेंस था, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट समझा दिया, उसका सोशल इम्पैक्ट समझा दिया, ठीक है, उसका टेक्निकल और अपडेटेड इम्पैक्ट जो आज की डेट में करंट उसका पॉइंट चल रहा है वो भी समझा दिया। ये होता है डाइवर्सिटी इन कंटेंट। उस कंटेंट को आपने हर एंगल से देखा और समझाया, यही हम मिस कर जाते हैं कई बार ऐसे राइटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम्पल्स की वजह से इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स तो लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो एग्जाम्पल हमारे किस पार्ट को समझा रहा है, किस एंगल को दिखा रहा है। हिस्टोरिकल एंगल है, हमारा करंट सिचुएशन है, हमारा जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई कोई भी एंगल से आपने एग्जाम्पल लिया तो उस एंगल को भी तो समझाइए। तो आप जब किसी भी कंटेंट को लिखें तो ध्यान रखिएगा उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है, उसके हिसाब से उसके एंगल्स को सबसे पहले फ्रेमवर्क में डाल लीजिएगा। मैं किस किस एंगल से इसे समझा सकता हूँ, यहीं पे आपकी थॉट प्रोसेस चेक हो जाती है कि भाई सामने वाले ने क्या किया, हर एंगल को एक्सप्लोर किया है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचा टॉपिक का जो कि एक्सप्लेनेशन में नहीं था। इनकम्प्लीटनेस दिखने लगती है ऐसे में अपने आप की, अगर आपने एक या दो ही पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आपने सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया और दो पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने पूरा ऐसे लिख मारा, गलत। भाई बहुत सारे एंगल्स थे ना, सोशल था, बिल्कुल सही बात है, आपका हिस्टोरिकल एंगल भी तो देखते हैं आप थोड़ा सा कि विमेन एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू हुआ, क्या बेसिक था, क्या नीड थी,
फिर वो आज जो स्टेज पे पहुंचा है उसमें आप एग्जाम्पल डालिए, बिल्कुल डालिए, बट आपने वो एंगल ही छोड़ दिया। आपने तो सोशल एंगल देखा भाई कि सोशल की बात, सोसाइटी की बात हो रही है, सोशल इश्यूज़ की बात हो रही है, सोशल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, फटाफट लिख दो। वही आइडिया है, उसको ही पूरे ऐसे में एक ही थॉट को प्रिवेल कर दिया, इसलिए रिपीटेशन की प्रॉब्लम आती है। हमें वहीं पर रुक जाना है, हमें सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करना है जो पॉसिबल हो सकते हैं। फिर चाहे वो जेंडर इक्वालिटी आ जाए उसमें, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आ जाए, सोशल इम्पैक्ट आ जाए, ठीक है, इवन फ्यूचर इम्पैक्ट जो होता है, जो कि आज की सिचुएशन का जो फ्यूचर इम्पैक्ट होगा वो भी मेंशन करना होता है हमें एक ऐसे में। बिकॉज ऐसे इज़ नॉट जस्ट एन आंसर। भाई कोई एक आंसर नहीं है कि आपने फटाफट उठाया और एक आंसर की तरह लिख मारा, ख़त्म कर दिया। दिस इज़ लाइक आप अगर ऐसे किसी का पढ़ते हैं ना तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि वो इंसान की पर्सनैलिटी ही क्या है, जस्ट फ्रॉम दी ऐसे। झूठ नहीं कह रही हूँ, सीरियसली। हम जब ऐसे पढ़ते हैं, हम जब एवेल्युएट करते हैं ऐसे इसको, हमें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि भाई वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, किस पे कम कर रहा है, और कहाँ उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिया ऐसे हमारे लिए। हम स्टूडेंट की पर्सनैलिटी तक को जज कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम दी ऐसे। तो इसीलिए जब भी आप ऐसे लिखें उसको इतनी भी ईजी कॉज को मत रखें कि भाई हाँ आंसर की तरह लिखना है, बस लिख मारो। फाइन। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपने ये वर्ड कई बार सुना भी होगा। मैम हमारे कंटेंट से और कितने टॉपिक रिलेट, मिस्टर सेकंड लेट मी अंडरस्टैंड। मैम ईच एस्पेक्ट को सब हेड्स के थ्रू लिखना होता है। वो मैं जब बॉडी ऑफ द और स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे कराऊंगी शायद तभी आपको बताऊंगी। सोनम जमन ने क्या कहा है, हमारे कंटेंट से और कितने टॉपिक रिलेट हैं। ये आप पूछ रही है कि मतलब अगर हम किसी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं और उससे कितने टॉपिक रिलेट कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा कि नहीं, ये पूछना चाहती हैं आप? सोनम काइंडली रिप्लाई इन येस और नो। ओके फाइन, यस यस ओके फाइन, सॉरी आई डिडंट चेक दैट थिंग। ठीक है, आपने तब आंसर दिया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। सो प्रिस्क्रिप्शन की मैं जो बात कर रही थी, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स सजेशंस। एक ऐसे में अगर वो सोशल प्रॉब्लम पे है, किसी इशू पे मतलब बन रही है, तो आप क्या सजेशन दे सकते हैं टू मेक इट बेटर। सजेशन ऐसे नहीं होने चाहिए जो अनरियलिस्टिक हों, जो फ्यूचर डिपेंडेंट हो कि भाई अगर टेक्नोलॉजी आएगी और टाइम मशीन बनेगी और हम ऐसा कर पाएंगे, नहीं वो नहीं चाहिए है। रिलेटेड, बेस्ड ऑन फैक्ट एंड दे शुड बी पॉसिबल इनफ। भाई ऐसी सजेशन दीजिए जो पॉसिबिलिटी रखते हों, है ना, क्योंकि हमें वो सजेशन से आगे वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो हम प्रिस्क्रिप्शन या सजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम वो सजेशन देते हैं जो कि बेटरमेंट के लिए हो, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग, हम किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट नहीं करते हैं जब हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। भाई ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप बोल रहे हो। व्हेन यू आर मेकिंग सर्टेन सजेशंस, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि भाई उसके बेटरमेंट के लिए हमें ये करना चाहिए, उसके बेटरमेंट के लिए, ना कि ऐसा करने पर ये हो जाएगा। ये प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे में सजेशंस होने चाहिए जस्ट टू मेक इट लुक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आना चाहिए उसका। कभी भी हम जब सजेशंस देते हैं किसी भी सोशल कॉज पे, प्रॉब्लम्स पे, जो भी हमारा टॉपिक है उस पर, तो वो सजेशन हमारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट को शो करने वाले नहीं होने चाहिए। वहीं पे हमारा एक माइनस पॉइंट दिख जाता है कि भाई आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है उस प्रॉब्लम का, आपने ये बताया कि ऐसा करने पर और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड ग्रामर। अगर हम लैंग्वेज एंड ग्रामर की बात करते हैं, देखिए ये किसी भी, चाहे आप लैंग्वेज हिंदी ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए और एनी अदर लैंग्वेज, उसकी ग्रामर और लैंग्वेज पे कमांड थोड़ा ज़रूरी होता है सो दैट यू कैन राइट इट इन अ फ्लो। भाई एक फ्लो में राइट करने के लिए आपके पास थॉट्स होने चाहिए। और अगर मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश की, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश। थोड़ा सा इंग्लिश में सोच के देखिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड देन ओनली यू कैन मूव टुवर्ड्स राइटिंग। थोड़ा सोचिए, कभी 2 मिनट लीजिए अपने लिए और जस्ट बैठ के सोचिए कि क्या मैं कोई थॉट को अपने दिमाग में इंग्लिश में सोच पा रही हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, व्हाट आर द वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज़।
क्या ये मेरे दिमाग में आ रहे हैं इंग्लिश में, देन ओनली आई कैन राइट डाउन दी ऐसे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अदरवाइज जो आप लिख रहे हैं मे बी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि उसका मीनिंग वो होगा ही नहीं। ग्रामर सेक्शन ज़रूरी है भाई, टेंसेस से लेके आप सब कुछ क्लियर करेंगे उसमें, और ग्रामर अगर आपका शॉर्ट हैंड में आता है तो आप परेशान हो जाएंगे। आप अपने ऐसे को नीटनेस या जो क्लैरिटी मैं जो बोलती हूँ ना, वो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे अगर आपकी ग्रामर वीक है। एक बार आर्टिकल्स को टच कीजिएगा, थोड़ा सा टेंसेस को दिमाग में रखिएगा, ब्रश ऑफ कीजिए अपनी नॉलेज को जो भी आप पे है, बिफोर राइटिंग, बिफोर स्टार्टिंग एनी आंसर। अब आपको एक होमवर्क भी रहेगा, मैं आप सभी से कहूँगी कि भाई आज जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि भाई आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को ब्रश ऑफ करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं ये चाहूँगी कि आपका लैंग्वेज बैरियर आपके सामने ना आए, थोड़ा सा लैंग्वेज को ब्रश ऑफ कीजिएगा, साथ ही साथ में ग्रामर को भी ब्रश ऑफ कर लीजिएगा। लिखने में कन्वीनियंस आ जाती है, आपको इस पार्ट को सोचना नहीं पड़ेगा यार ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है कहीं, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो सेकंड डाउट आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। फाइन, सो हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात की कि क्या क्या एक ऐसे में होना चाहिए और कहाँ हम कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं ऐसे में। फिर हमने बात की कि भाई क्या प्रॉब्लम्स यूजुअली स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो है वो फेस करते हैं, और हम बीइंग एन एवेल्यूएटर, हम लोग जो इवेल्यूएट करते हैं आंसर्स को, तो क्या प्रॉब्लम हम देखते हैं कि भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू पे तो स्टूडेंट ने वर्क ही नहीं किया है टोटली। फाइन, मेजर थीम्स की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि रोल ऑफ मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टॉपिक है, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स जो होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। सोशल इश्यूज़ पर फिलोसॉफिकल एसेस की हम लोग ज़रूर बात करेंगे एंड में। फाइन, हाँ ये मैंने आपसे कहा स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताना था आपको, ये टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट ऐसे को देखेंगे कुछ। देखिए रफ फ्रेमवर्क की मैं आपसे जो बात कर रही थी इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि भाई आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक का रफ फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक बॉडी एंड एक कंक्लूजन, ये एक बेसिक नीड होती है किसी भी ऐसे की। अब इसमें आपका लीगल टच जो होता है वो होना चाहिए, जो कि आप फॉर ऑब्वियस रीजंस आप लोग इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। एंड फ्लो का जो मेंटेनेंस है, मैंने आपसे कहा ना एक पैराग्राफ में एक थॉट को कोशिश कीजिए कि एंड कर दें, ज़्यादा लंबा एक थॉट मत खींचिए, अदरवाइज़ उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि एक आंसर में एक ऐसे में मोनोटोनसनेस आ जाती है, एक बोरिंगनेस आ जाती है, कोई भी मतलब इस चीज़ को आगे इंटरेस्ट से पढ़ना नहीं चाहेगा अगर आपने एक ही थॉट को काफ़ी लेंथ में डाल दिया। हाँ ये कर सकते हैं आप कि उसमें डाइवर्सिटी ला सकते हैं, उसी टॉपिक को आप डिफरेंट एंगल्स से समझा सकते हैं, तो बिल्कुल लिखिए, डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स बनाइए एंड कीप डूइंग, ठीक है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल टच वो तो मस्ट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई आरजेएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल टच है वो ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो ऐसे जो है फिलोसॉफिकल ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत हल्का सा कुछ कोई कोट हो गया, कोई ऐसी बात हो गई किसी फेमस आपके फील्ड के राइटर्स की जो लिख सकते हो आप, कहीं भी आपके ऐसे में वो टच मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल कॉज पे ही है तो आपने बहुत लीगल डाल दिया, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। एक जो बॉडी जाएगी हमारे ऐसे की, उस बॉडी में अपने अपने सेगमेंट्स होंगे, हर सेगमेंट को आपको ब्यूटीफुली डिज़ाइन करना है कि जो रीडर है वो बिल्कुल आप उसका इंटरेस्ट को ग्रैस्प कर ले, वो अपने आप को हटा ही ना पाए आपके ऐसे से। एंड मेंटेनिंग द फ्लो, जो टॉपिक जो पॉइंट हमारा डिस्कस हो रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग उसको एंड तक लेके जाना है, और एंड पे भी कंक्लूड ऐसे करना है कि भाई वो आपको ये लगे सामने वाले को कि भाई उसने कहीं भी कोई भी एंगल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को मिस नहीं किया है, और एक बहुत ही अच्छा प्रिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड किया है इफ़ नेसेसरी। वही नेसेसरी हो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हो, कोई सोशल कॉज पे है किसी पे भी है तो वहाँ आपकी ज़रूरत क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसके अलावा कोई डाउट हो आपको फ्रॉम आपको कुछ भी सोचना हो कि भाई मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, इसके अलावा मैम ये भी डर रहता है हमें, तो मुझे जल्दी से लिख के बताइए, फिर हम थोड़े से ऐसे इसको डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा आपका फियर ऑफ राइटिंग जो मुझे नहीं पता हो,
चलिए, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ भाई ये टॉपिक मैंने कभी टच नहीं किया, ऐसा कुछ है? रिप्लाई इन येस और नो। रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, समझ में आ गया, फाइन, फेयर इनफ। अब मुझे एक रफ फ्रेमवर्क दीजिए, टेक 5 मिनट्स, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 5 के 6 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गिविंग यू 5 to 6 मिनट्स। इस टॉपिक का आप रफ फ्रेमवर्क बोल रही हूँ, जो भी, क्योंकि मुझे ये भी जज करना ना आप किस लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हो, मुझे कितना वर्कआउट करना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। तो मुझे एक रफ फ्रेमवर्क सेंड कीजिए जिसमें सिर्फ आपकी बेसिक हेडलाइंस हो कि आप क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आप डाल सकते हैं इस एसे में अगर ये टॉपिक आता है, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी। चलिए, मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, थिंक अबाउट इट, एक रफ फ्रेमवर्क मुझे मैसेज कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होना चाहिए था। रोल, ROLE, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, नो इश्यूज, आई एम रिपीटिंग द एंटायर टॉपिक, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी। सोचिए, मुझे एक आइडिया लगने दीजिए कि कहाँ पे हैं आप लोग और कहाँ तक सोच पा रहे हैं। फाइन, स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि इंट्रोडक्शन, फाइन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL एक्सेट्रा, गार्जियंस ऑफ द लॉ, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, लैंडमार्क केसेस, बिल्कुल सही, लॉ का टच यहाँ पे डाला है आपने, जुडिशरी, सजेशंस एंड कंक्लूजन, फाइन। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, फाइन, इंट्रोडक्शन, बिगनिंग ऑफ, ओके, नाइस, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन केसेस, मीडिया अफेक्टेड, फाइन, सही है,
कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें ऐसी कुछ मिस्टेक्स, मतलब कोई इम्पॉर्टेंट या कोई प्रिवलेंट मिस्टेक्स मुझे इसमें देखने को मिली। आपने जो 2-3 बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया है उनने, देखिए एक बात बताइए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं किसी भी ऐसे की, सो आप इस इंट्रोडक्शन में जुडिशरी को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करेंगे, पता है मुझे इतना तो, ठीक है। व्हाट अबाउट इट्स पिलर्स, आप पिलर्स के बारे में बात करेंगे, यस और नो में रिप्लाई कीजिए। फाइन, पिलर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी एक्सटेंडेड वर्जन में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेक योर सेल्फ लाइक अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भाई जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, इसको आपको क्लियर तो करना है बट इसको इलोंगेटेड नहीं रखना है, इसको इतना लंबा नहीं खींचना है कि वो मतलब एक पार्ट ऑफ द ऐसे की जगह वो ऐसे ही हो जाए, है ना। आपको क्या करना है, अगर आप इनके पिलर्स की बात करेंगे या जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ये सब जो बताएंगे आप, उसमें अगर ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है तो कीप इट ब्रीफ, है ना, कॉम्पैक्ट रखिएगा, जिससे क्या है आपको मेन बॉडी के लिए स्पेस मिलेगा। अगर सारी, देखिए आपको थॉट प्रोसेस उसी में समझानी है इंट्रोडक्शन में, मगर ऐसे भी नहीं करना है कि आपकी मेन बॉडी का कंटेंट जो है इंट्रोडक्शन में चला जाए और वहीं पे आपका रिपीटिशन की प्रॉब्लम जो है रेडी हो जाए आपके लिए फेस करने के लिए। आपको रिपीटिशन वहाँ पे फेस नहीं करना है, कीप दैट इन माइंड कि रिपीटिशन फेस नहीं होना चाहिए। और वो कहाँ से क्रिएट हो जाएगा, एज सुन एज आपने स्टार्ट कर दिया राइटिंग में कि भाई इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो उसमें कहीं ना कहीं मेन बॉडी के कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ पहुँच गए तो आपका जो मेन बॉडी है वो रिपीटिशन के पार्ट में आ जाएगा। कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट पार्ट जो मैं बात करने जा रही हूँ आपको मेन बॉडी की, इसकी, उसमें आपने जुडिशियल रोल नहीं समझाया, किसी के भी मैंने आंसर में जुडिशियल रोल के बारे में नहीं देखा। वो नेक्स्ट क्लास में, चिंता मत कीजिए, ये सब आपको मैं इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में दूंगी प्रिया, डोंट वरी। मैंने अभी सिर्फ मैं एक आपका ब्रीफ समझ रही हूँ कि आपको किस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, है ना। डोंट वरी, सब कुछ क्लियर होगा। जब हमारे ऐसे का ही है ये पूरा मेजर पार्ट, एक एक चीज़ क्लियर करूँगी, डोंट वरी एवरीवन। फाइन, सो मैंने कहा कि रोल ऑफ जुडिशरी जो है वो मैंने आपकी में से नहीं सुना, किसी ने भी नहीं मेंशन किया है, ठीक है। फिर आपने लैंडमार्क केसेस के बारे में बात की, वो बिल्कुल डालना पड़ेगा क्योंकि देखिए एक तो टॉपिक ही इतना वो है। अच्छा, सोसाइटल इन्फ्लुएंस इसमें किसी ने नहीं डाला, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो चैलेंजेस जो जुडिशरी आज की डेट में फेस कर रही है वो आपने कई स्टूडेंट्स ने लिखा है, वो बिल्कुल सही बात है, आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, कंक्लूजन में आपके क्या क्या पॉइंट होने चाहिए ये मुझे बताइए विदिन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स बस। लेकिन मुझे ये बताइए कंक्लूजन में आप क्या क्या डाल सकते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन में बात करती हूँ आप जो देंगे वे हेड के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन या कंक्लूजन जो भी मैं बोल रही हूँ उसमें ये बताइए आप क्या क्या पॉइंट डाल सकते हैं। सिर्फ एक मतलब लाइक 4 and 6। ओके, let me check मनीषा। 4 and 6, तब तक आप सही मुझे आंसर दीजिए, आप कंक्लूजन में क्या क्या डालने वाले हैं जल्दी से। ओके, कंक्लूजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वेरी गुड, आपने मुझे बता दिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए मनीषा, अगर आप जो बात कर रही हैं जुडिशियल रोल मैम जो है वो इनमें कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं, देखिए कवर हो जाएगा। फिर इस तरीके से तो चैलेंजेस में भी जुडिशियल रोल जो है आपकी सोसाइटी का इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल कवर करेगा। फिर बात वही आ गई ना, इसके लिए आपको स्पेशल पॉइंट लिखना पड़ेगा बेटा। ये सही है, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल सही है कि इस तरीके से आपका रफ फ्रेमवर्क रहेगा, बट एट द सेम टाइम आपको एक पॉइंट और ऐड करना होगा इसमें। ओके साक्षी, मीडिया इज नेसेसरी, इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ माइलस्टोन, वेरी गुड। ये कंक्लूजन थोड़ा सा इम्पैक्टफुल लगा, ठीक है।
साक्षी वन मोर, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपने जो पॉइंट कंक्लूजन में मेंशन किया है कि नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम मीडिया इज़ नेसेसरी, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रिस्क्रिप्शन या सजेशन की जब हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक, आपका पॉइंट सही है मगर इसका आउटलुक चेंज करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से दिखाना होगा कि ये एक पॉजिटिव वे में दिखे, एक लाइमलाइट में दिखे, एक डार्क कॉर्नर ना दिखे वो जुडिशरी का, है ना, क्योंकि ये हमारी गलती को दिखा रहा है कि भाई हमें डर है, इस वजह से हम इसको पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमें नहीं दिखाना है, कीप दैट इन माइंड। इसका आउटलुक चेंज करना, बात वही समझाना क्योंकि ज़रूरी है, मगर आई एम सॉरी, बात वही समझाना है बट एट द सेम टाइम आपको इसका आउटलुक चेंज करना है सो दैट वो बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक दिखाए, ना कि हमारी कोई कमी दिखा दे। जिस भी टॉपिक पे आप जब भी वर्क करें, कंक्लूजन में ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, हमें एक जो मैंने कहा लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ के रखिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से ट्विस्ट हो जाती हैं चीज़ें। हम जिस तरीके से जो बात लिखना चाहते हैं अगर उसका मैनर चेंज कर दें, आप थॉट वही रखिए लेकिन मैनर चेंज कर दीजिए, बात भी कह लोगे आप, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। स्पीड एल्स प्रॉपर चेकिंग, ठीक है सोनम, थोड़ा सा वर्क और करने की ज़रूरत है। चलिए एक बहुत सिंपल सा टॉपिक दे रही हूँ कल के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि उस पर हम बात करने वाले हैं। आप सभी से कहूँगी कि उसका आंसर प्रिपेयर करके लाइएगा, नो इश्यूज़। कृष्णा सर को भेज दीजिएगा एंड आई विल रिसीव योर आंसर्स, बट अगर नहीं भी कर पाएँ तो अपना आंसर रेडी रखिएगा सो दैट कल हम उस आंसर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक दे रही हूँ, किसी को ये तो थोड़ा टफ भी था, आज बहुत सिंपल सा टॉपिक से स्टार्ट करूँगी मैं नेक्स्ट क्लास के लिए। लेट्स गो विद वेरी फेमस एंड वेरी, ठीक है फाइन, ये टॉपिक सबसे अच्छा रहेगा, विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ये पूरा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। इस टॉपिक पे कल मैं पूरा फ्रेमवर्क आपको समझाऊंगी और आपके आंसर्स मुझे चाहिए हैं, जो भी आप लिख सकें। और कोशिश कीजिएगा अपार्ट फ्रॉम लीगल टच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक, आपका बाकी सारा पार्ट जो है खुद के थॉट प्रोसेस होने चाहिए। मुझे गूगल और चैट जीपीटी का नहीं चाहिए मैटर, ठीक है, मुझ पर भी है, मैं भी आपके लिए यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं आपसे कहूँगी अवॉइड कीजिएगा उसे। जो भी आप लिख सकें, कितना भी बेसिक हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको इम्प्रूव कराने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी फेयर और नीट रखिएगा अपने आप को। बस जो थॉट्स हैं आपके उनको एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप कितने अच्छी तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जो भी वोकैब है, नो इश्यूज़। अपना नाम लिख के ज़रूर उन आंसर्स को भेज दीजिएगा। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो, दैट इज़ विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। इस ऐसे को आप लिख के देखिएगा, समझ के देखिएगा, जहाँ नहीं आए उस पार्ट को छोड़ दीजिएगा। दैट मीन्स अगर आपको कंक्लूजन नहीं बनाते बन रहा है, छोड़ दीजिए, हम डिस्कस करेंगे उसे ऑलरेडी। बट जितना भी कीजिएगा बहुत ही क्लीन क्लियर कट कीजिएगा, रिपीटेडनेस ना हो, ये ध्यान रखिएगा। टॉपिक से आप यहाँ, मैंने ये टॉपिक पता है बहुत सिंपल है और कई बार आपने यूज़ किया होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, हर जगह है, लेकिन मैंने पता क्यों दिया है, रीज़न इसके पीछे सिर्फ यही है क्योंकि मुझे पता है आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे कई जगहों पर, तो इसलिए मैं वार्न कर रही हूँ टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है सभी को। और बस एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, क्या मीनिंग है, क्या आप उसका आउटलुक देखते हैं फ्यूचर में, वो सब लिख दीजिए। गो हैड, ट्राई इट एंड सी यू टुमारो एवरीवन। कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, ब्रिंग इट ऑन।